हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए का सेकंड यूनिट विच इज ट्रीज। तो जैसा कि आपने हैशिंग में भी देखा, मैंने पार्ट्स में वीडियोस अपलोड किए थे। तो कुछ लोगों का बोलना था वन शॉट करो, पार्ट्स मत करो। तो देखिए, पार्ट्स में अपलोड करने का ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सिखा दे रहा हूँ उसमें, वो भी वन शॉट ही है। वन शॉट को ही मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं वन शॉट भी अपलोड करता ना तो वो उतने ही मिनट्स की या उतने ही टाइम की होती। तो ये भी जो है पार्ट्स में ही हम देखेंगे। इसमें आप बाइनरी ट्री और जनरल ट्री देखने वाले हो। आगे हम हफमैन ट्री, थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री वगैरह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक जो है वो आप देख सकते हो, ट्री है। तो ट्री है क्या? ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, स्टैक, क्यू वगैरह। बट ये एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, और इसका जो फॉर्म है ना, वो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर बेस्ड। पेरेंट चाइल्ड वाला मामला हमने अभी तक देखा नहीं था, तो वो अभी हम ट्री के अंदर देखने वाले। तो इसमें डेटा जो है पेरेंट चाइल्ड वाले फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो कैसे होता है ये देखिए। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि ट्री क्या होती है, रूट क्या होता है, लीफ नोड्स क्या होते हैं वगैरह। तो मैंने एक ट्री यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। जो ट्री का मेन पॉइंट होता है, मतलब जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा है, उसको आप बोलते हो रूट। तो ये जो है ना, इसको कहा जाता है रूट नोड। तो ये यहां से रूट से जो है और एजेस निकलते हैं, और ये जो लाइंस है जिनसे अलग अलग नोड्स को कनेक्ट किया गया है, उन लाइंस को कहा जाता है एजेस। ये एज है, ठीक है। और ये देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा पूरा ट्री है, तो ये ट्री के अंदर और सब ट्रीज होते हैं। देखिए ये जो पार्ट है इतना, ये अपने आप में खुद एक ट्री है, तो इसको आप बोलते हो एक सब ट्री। अब वो सब ट्री में देखिए, ये एक पेरेंट चाइल्ड है। ये भी आई एम सॉरी, पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये एक पेरेंट नोड है। ये भी एक पेरेंट नोड है। इसके दो चाइल्ड नोड्स है, एक बी और एक सी। तो वैसे ही देखिए, ये जो है, ये है एक पेरेंट नोड। और ये जो नीचे के दो नोड्स है ना, इनको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड्स। यहां पे मैं लिख देता हूं एक के लिए चाइल्ड नोड। तो ये पेरेंट है और ये दो चाइल्ड है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी देखिए, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड नोड्स है। एक पेरेंट के चाइल्ड नोड्स होते हैं ना, उन सबको सिबलिंग्स कहा जाता है। एक दूसरे के ये सब सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। तो एफ जी एच आर सिबलिंग्स, ऐसा आप समझ सकते हो। डी इज द पेरेंट नोड एंड आई एंड जे आर द चाइल्ड नोड्स। यहां भी एफ जी एच भी चाइल्ड नोड्स है। और देखिए, जो भी नोड्स कि कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते ना, उनको कहा जाता है लीफ नोड्स। जैसे कि ये देखिए, ये वाली नोड देखिए, आई जे, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए आई जे ई एफ जी एच, इनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है, वहां पे आके काम खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे जो नोड्स है ना, ये वाले, मैं एक ही एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, इनको कहा जाता है लीफ नोड्स, या फिर एक्सटर्नल नोड्स भी इन्हें कहा जाता है। अब ये अगर एक्सटर्नल नोड्स है जिनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है, तो इंटरनल नोड्स क्या होंगे? जिनके चाइल्ड नोड्स है। तो जिनके भी चाइल्ड नोड्स है, जैसे सी के 3 चाइल्ड नोड्स है, ए के भी 2 चाइल्ड नोड्स है, बी के है, डी के भी है, तो जिनके भी चाइल्ड नोड्स है ना, उनको आप बोलते हो इंटरनल नोड्स। तो इंटरनल नोड्स कौन से है इसमें से आप देख लो, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी जो है ना, इंटरनल नोड्स है। तो ये कुछ चीजें हो गई, कुछ टर्मिनोलॉजीज है। इसके अलावा है देखिए नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं? जैसा डी से जो भी कनेक्टेड है, वो डी के नेबर्स हो जाएंगे। जैसा डी का नेबर बी है, डी का नेबर आई भी है, डी का नेबर जे है। तो जो भी उनसे कनेक्टेड होते हैं, उन सबको नेबर्स कहा जाता है। और एंसेस्टर कौन होता है? जैसा आई का एंसेस्टर डी है, आई का एंसेस्टर बी भी है, तो उसके रिलेशन में जो भी है ऊपर, वो उन्हें एंसेस्टर्स कहा जाता है। बेसिकली इतना आपको एंसेस्टर नेबर वगैरह पता होने की जरूरत नहीं है। बस सिबलिंग्स, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, लीफ नोड, एक्सटर्नल नोड, इंटरनल नोड, ये किसे कहा जाता है, ये आप अच्छे से माइंड में रख लो। तो ये बस एक ओवरऑल मैंने आइडिया दी आपको ट्री के अंदर होता क्या है। अब आते हैं हम ना जनरल ट्री और उसके रिप्रेजेंटेशन पे। तो जनरल ट्री आप ये देख सकते हो, मेनली तो हमको ना सब कुछ बाइनरी ट्री पर ही सीखना है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर आपको थोड़ी आइडिया होगी, याद होगा, तो उसमें आपने बाइनरी सर्च ट्री वगैरह देखा ही है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो इस ट्री के अंदर ना चाइल्ड नोड्स एक से ज्यादा होते हैं, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 चाइल्ड नोड्स हैं। बाइनरी ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं। तो जनरल ट्री में वैसा कोई लिमिट नहीं है
कितने भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, ये डिफरेंस है। और ये अनऑर्डर्ड होता है, बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड होते हैं। देखिए ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि हर नोड के या तो जीरो या फिर मेनी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, वो एम्प्टी नहीं हो सकता। और जो लिमिटेशन है वो कुछ लिमिटेशन नहीं है उसके डिग्री पर, वहां पर डिग्री 2 ही होती है बाइनरी ट्री के अंदर। इसमें देयर इज नो लिमिटेशन, जितने चाइल्ड नोड्स चाहिए आप लगा सकते हो जनरल ट्री में। मेनी सब ट्रीज होते हैं जनरल ट्री के अंदर। सब ट्री जो है ना वो अनऑर्डर्ड होता है, ये भी चीज आप याद रख सकते हो। हैज इन डिग्री 1, इन डिग्री का मतलब क्या होता है, इन डिग्री का मतलब है पेरेंट नोड। तो जो पेरेंट नोड है वो उसका 1 ही होता है, लेकिन मैक्सिमम आउट डिग्री होती है। आउट डिग्री का मतलब है चाइल्ड नोड, ठीक है। मैक्सिमम आउट डिग्री n बट ओनली 1 इन डिग्री। तो ये चीज, ये कुछ चीजें आप पॉइंट्स याद रख सकते हो जनरल ट्री के बारे में। रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिक्वेंशियल और लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो बहुत बार आपने देख लिया हुआ है। लिंक लिस्ट अरे, लिंक लिस्ट अरे, जहां भी जाओ आपको लिंक लिस्ट अरे देखने ही मिलता है, तो वही यहां पर भी है। सबसे पहले ना हम लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन एक ट्री का कैसा होता है। देखिए लिंक लिस्ट याद करिए, लिंक लिस्ट में कैसा होता था, डेटा और उसका पॉइंटर जो पॉइंट करता है अगले वाले नोड को। तो ये मैंने एक नोड बना दी, ये नोड के अंदर देखिए मेरा डेटा है, और इसके अंदर ना दो पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट करता है लेफ्ट वाले नोड को। तो यहां पर भी एक नोड हो गई, उसका डेटा है खुद का, और उसके अंदर खुद दो पॉइंटर्स रहेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। तो ये क्या हो गया, ये है मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। ये कौन सा है, ये पेरेंट नोड बोल सकते हो या फिर आप रूट नोड बोल सकते हो। ये रूट नोड है, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है। अब लेफ्ट चाइल्ड की तरह जो राइट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा राइट चाइल्ड को। तो ये डेटा है और ये लेफ्ट पॉइंटर, ये राइट पॉइंटर। तो इस तरीके से जो है ना लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन होता है। ये लेफ्ट चाइल्ड है, उसी तरीके से ये जो है ये राइट चाइल्ड है। और ये देखिए ये भी अब किसी ना किसी चीजों को पॉइंट करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे लीफ नोड्स है, इनके आगे और कोई नोड्स नहीं है। अगर होते तो ये उन दोनों नोड्स को पॉइंट करते हैं, बट लेट्स जस्ट अज्यूम इट एंड्स हियर। तो ये किसको पॉइंट करेंगे, ये नल को पॉइंट करते हैं। ये नल को पॉइंट करेगा, ये भी नल को पॉइंट करेगा। दिस विल पॉइंट टू नल एंड दिस विल आल्सो पॉइंट टू नल। तो इस तरीके से लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन आप बता सकते हो ट्रीज का। अभी ना हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो ये तो आपको याद होगा ही। एडवांटेजेस में क्या है, दे कैन ग्रो और श्रिंक, जैसा चाहिए वैसा। तो आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होती। अगर आपको ज्यादा चाहिए मेमोरी तो फिर ग्रो कर लोगे, अगर आपको उतनी मेमोरी नहीं चाहिए तो आप वो श्रिंक कर सकते हो आप उसको। बट अरेज में आप वैसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऑलरेडी मेमोरी अलोकेट कर दी है तो आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी अगर आपका डेटा उतना नहीं है। एडिंग और रिमूविंग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, देखिए अगर मान लीजिए मेरा ये एक नोड है, ये नोड कनेक्टेड है ये नोड से और ये इस नोड से, ठीक है। ये राइट पॉइंटर है, ऐसा बस दिखाने के लिए बता रहा हूं। ओके, मुझे ना ये बीच वाला नोड डिलीट कर देना है। तो मैं कैसे डिलीट करूंगा इसको, डिलीट करना बहुत ही सिंपल है। मैं बस ना ये जो पॉइंटर है राइट वाला, इसको कनेक्ट कर दूंगा इससे। तो बस पॉइंटर्स एडजस्ट करने से डिलीट करना वगैरह काफी आसान हो जाता है इसमें। ओनली यूजेस मेमोरी फॉर द नोड्स दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करते हैं ना नोड्स, उनके लिए ही जो है मेमोरी यूज की जाती है। तो अगर स्पार्स ट्रीज है तो वहां पे काफी यूजफुल है लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन यूज करना। डिसएडवांटेजेस की बात करो तो पॉइंटर्स के लिए भी आपको मेमोरी यहां पर लगती है, और नोड को ढूंढना काफी लंबा आपको टाइम लग जाता है। क्यों, क्योंकि आप रूट से स्टार्ट करते हो और एक पॉइंटर फॉलो करते हुए आगे आगे जाते हो। तो फाइंड करना किसी नोड को काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए ट्री जो है एक अरे के अंदर स्टोर किया जाता है, और अरे की इंडेक्स वैल्यू आप कैसा निकालते हो, देखिए तो पेरेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है पेरेंट नोड के लिए, दैट इज फ्लोर i-1/2। वैसा ये फॉर्मूला आपको लगता ही नहीं, आपको बस लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का ही फॉर्मूला लगता है। बिकॉज द पेरेंट चाइल्ड विच इज द रूट नोड, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड एट इंडेक्स 0। तो वो 0 पे है, तो आपको पता ही है ना वो कहां पर है, तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं। बस लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के लिए यू नीड टू यूज द फॉर्मूलाज। तो देखिए
लेफ्ट चाइल्ड के लिए यू डू 2i+1, राइट के लिए यू डू 2i+2। अभी मैं करके बताऊंगा आपको तो अच्छे से समझ जाएगा। देखिए ये अरे है, आई एम सॉरी, ये नीचे की अरे है और ये ट्री है। अब ये ट्री को मुझे स्टोर करना है अरे के अंदर, तो कैसे करूंगा देखिए। तो ये मेरा रूट नोड है, दिस इज द रूट नोड। अब रूट नोड को कौन से इंडेक्स पे स्टोर करते थे, लिखा था वहां पे 0 इंडेक्स पे, तो 10 जो है मेरा 0 पे स्टोर किया जाएगा। देखिए इसके बाद लेफ्ट चाइल्ड जो है ना उस इंडेक्स का, वो स्टोर किया जाता है 2i+1 पे। तो 2i+1 कैसा होगा, 2 इंटू 0+1, क्योंकि i 0 है ना, इंडेक्स 0 है इस पेरेंट चाइल्ड का। सो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 वुड बी 1, सो 9 वुड बी स्टोर्ड एट 1। एंड डूइंग द सेम फॉर द राइट चाइल्ड, इसका फॉर्मूला होता है 2i+2। तो 2 इंटू 0 वुड बी 0, देन यू ऐड 2, सो इट विल बिकम 2। तो 5 जो है यहां पर स्टोर होगा। अब देखिए ये आपका पेरेंट चाइल्ड बन गया, पेरेंट नोड बन गया। दिस इज द पेरेंट नोड। तो पेरेंट नोड की इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1। तो अगर अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, किसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, इस वाले नोड के लिए। तो ये नोड के लिए आई यूज दिस फॉर्मूला 2i+1, और i की वैल्यू कितनी है अब इस बार 1 है। सो 2 इंटू 1+1 वुड बी 3, तो 8 जो है 3 पे स्टोर किया जाएगा। 4 के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 2i+2, बिकॉज दिस इज द राइट चाइल्ड। सो 2 इंटू 1 वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 4, सो 4 वुड बी स्टोर्ड एट 4। और ये स्टोर करने का कैसा, 5 जो है हमारा कौन से इंडेक्स वैल्यू पर है, 2 पे, तो यही फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे 2i+1, यहाँ पे 2i+2। सो 2 इंटू 2 4+1 वुड बी 5 एंड दिस 2 विल बी एट 5। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, सो दिस वुड बी 3। तो इस तरीके से जो है ना आपका जो ट्री है वो स्टोर किया जाता है अरे रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से, अरे के अंदर। एडवांटेजेस की बात करें तो नेविगेशन काफी इजी हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स कैलकुलेशन से आप नेविगेट कर सकते हो, डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करो और वहां पे आप जा सकते हो। पहले हमने जो देखा लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन, उसमें आप रूट से स्टार्ट करते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करके आप वहां जा सकते हो। इंप्लीमेंटेशन काफी इजी है, कंप्लीट बाइनरी ट्रीज के लिए तो वो और मतलब यूजफुल हो जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो साइज आपको एडवांस में सेट करके रखना पड़ता है। एडवांस में सेट करोगे तो ऐसा होगा कि स्पेस कम पड़ जाएगी, कभी ऐसा हो सकता है कि स्पेस आपकी वेस्ट भी हो जाएगी। अगर ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो बहुत सारे स्लॉट्स जो है ना वो एम्प्टी हो जाएंगे, तो आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। कंप्लीट बाइनरी ट्री रहना भी काफी जरूरी हो जाता है व्हेन यू आर यूजिंग अरे रिप्रेजेंटेशन। फिर ये उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है जितना लिंक रिप्रेजेंटेशन है, जो डायनेमिक ट्रीज के लिए हम यूज करते हैं, लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन वाला। अब ना हम आते हैं बाइनरी ट्री पे, जो सबसे मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो बाइनरी ट्री क्या है, वो भी एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। अभी पहले जो ट्री देखा हमने जनरल ट्री, उसके अंदर ऐसा नहीं था, इसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, जहां पे एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और यहाँ पे एक राइट चाइल्ड होता है। ये वाइडली यूज किया जाता है डेटा स्टोर वगैरह करने के लिए। फुल बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए, फुल बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जहां पे या तो 0 या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एक चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो चिल्ड्रन है, इसके भी 2 है, तो ये आपका बन जाता है फुल बाइनरी ट्री। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री है ये, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आप टाइप्स याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, सो यू कैन आंसर इट विद द डेटा हियर। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें या तो 0 या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। उसके बाद है डीजेनरेट या फिर पैथोलॉजिकल ट्री। ये एक ऐसा ट्री होता है जिसमें ना सिर्फ एक ही नोड होता है और परफॉर्मेंस वाइज ये लिंक लिस्ट जैसा काम करता है। आप बोलोगे क्यों लिंक लिस्ट जैसा, तो दिखने में ही लिंक लिस्ट जैसा है। ये है डेटा और ये है पॉइंटर आपका, फिर डेटा पॉइंटर, वो तो लिंक लिस्ट ही हो गया ना, डेटा और उसका पॉइंटर, फिर डेटा पॉइंटर। मतलब ये चीज याद रखो that performance wise it is the same as linked list, the only thing is that इसमें एक ही नोड होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट में। 2 चाइल्ड नहीं होते इसमें, 2 चिल्ड्रन नहीं होते, there's only 1 child, so it is a degenerate और a pathological tree। इसके बाद हम ना स्क्यूड बाइनरी ट्री की बात करते हैं। तो स्क्यूड बाइनरी ट्री भी पैथोलॉजिकल या डीजेनरेट ट्री ही होता है, लेकिन जो डोमिनेशन होता है ना उसका ट्री का,
वो एक ही साइड पर होता है, या तो लेफ्ट नोड्स उसे डोमिनेट कर देते हैं या तो राइट नोड्स डोमिनेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड, सारे जो भी नोड्स है वो लेफ्ट में है, तो सो इट्स अ लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। अगर राइट में है तो राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। अभी देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ लेवल्स, लेवल्स के बेसिस पर भी आप टाइप्स बता सकते हो। पहला है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो देखिए जहां पे सारे लेवल्स जो है ना फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, और लास्ट लेवल अगर होगा भी ना तो उसके लेफ्ट में होते हैं सारे कीज। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे भी दो हो सकते थे। आप बोलोगे ऐसे दो ऐड करोगे तब तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री का ऐसा नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का है कि सारे भरे हुए होना चाहिए, सब में दो चिल्ड्रन होना चाहिए, बट लेफ्ट में भी अगर वो है, लेफ्ट में जो है ना कीज एज मच एज पॉसिबल होने चाहिए। मतलब इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊं, सो इट शुड लुक समवॉट लाइक दिस। तो ये आपका बन जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो अरे रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी यूजफुल होता है, अभी हमने पढ़ा था। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? ऐसा ट्री जिसमें इंटरनल नोड्स के दो चिल्ड्रन होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, सारे इंटरनल नोड्स के दो चिल्ड्रन होने चाहिए। ये इंटरनल नोड है। इंटरनल नोड कौन सा नोड? जिसके चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन हमेशा दो होने चाहिए कंपल्सरीली। और जो लीफ नोड है उनके कोई चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो ट्री खत्म ही नहीं होगा ना, कभी कभी ना कभी तो चिल्ड्रन रुकना पड़ेगा, तभी आपका ट्री खत्म होगा। तो हर इंटरनल नोड के कंपल्सरी अगर दो चिल्ड्रन है, यू कैन से दैट इट्स अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो इसमें एक और चीज आप ध्यान में ला सकते हो कि जो आपका एल है, मतलब जो लीफ नोड्स है, दे आर इक्वल टू इंटरनल नोड्स प्लस वन। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर। क्योंकि देखो लीफ नोड्स कितने हैं हमारे, तो इंटरनल नोड्स कितने हैं देख लो। देखिए ये एक इंटरनल नोड है, ये दूसरा इंटरनल नोड है, ये तीसरा इंटरनल नोड है, बिकॉज दे हैव चिल्ड्रन। एंड तीन है तो 3 + 1 वुड बी 4, so 3 + 1 would be 4, and you can see that there are 4 leaf nodes. तो ये एक फॉर्मूला आप याद रख लेना फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब आते हैं हम बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बारे में। तो एक ट्री तब बैलेंस्ड होता है जब उस ट्री की हाइट बिग O ऑफ log n होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसकी बिग O ऑफ log n जो है हाइट है, और ट्री बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसके वजह से जो वेट है ना वो पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो बैलेंस नहीं है वो बाइनरी ट्री के अंदर। बट इसके अंदर बाइनरी ट्री में बैलेंस है, सो दिस इज अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री एंड दिस इज एन अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब ना हम वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज 2 to the power of l। तो लेवल क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था, एक्चुअली आई शुड हैव टोल्ड यू, अभी बता देता हूं। देखिए ये जो ट्री है ना, ट्री का एक लेवल होता है, नोड्स का लेवल होता है। देखिए जो सबसे ऊपर का लेवल होता है ना वो होता है लेवल 0, जहां पे आपका रूट नोड होता है। फिर लेवल 0, फिर उसके चिल्ड्रन होंगे तो वो बन जाता है लेवल 1, फिर इसके चिल्ड्रन होंगे अगले लेवल पे, लेवल 2 पे, फिर और नीचे ये आई और जे जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गए लेवल 3 पे। तो जो ट्री है ना उसके लेवल्स होते हैं, और लेवल 0 पे रूट नोड रहता है आपका। ये चीज आप ध्यान में रखिए, उसी के बेसिस पे वो प्रॉपर्टी को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा कि लेवल 0 पे हमारा रूट नोड रहता है। तो देखिए उसका बोलना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, मतलब एक लेवल के ऊपर उतने मैक्सिमम नोड्स आप रख सकते हो। कितने? 2 to the power of l। तो मान लो कि मैं लेवल 0 की बात कर रहा हूं, तो लेवल 0 के ऊपर कौन रहता है? रूट नोड रहता है, और रूट नोड तो एक ही है बस, उसके साथ और नोड्स नहीं रहते ना ट्री के स्टार्टिंग में। लेट्स अज्यूम दिस इज माय ट्री, तो ये मेरा रूट नोड है, तो एक ही नोड है ना, तो 2 to the power of l अगर आप करोगे सो दैट विल बी 2 to the power 0 which is equal to 1। सो यू हैव प्रूव्ड दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 to the power of 0 किया है मैंने, लेवल 0 यूज किया है, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 1। उसका बोलने का मतलब है कि लेवल 0 पे मैक्सिमम आप एक नोड स्टोर कर सकते हो, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज रूट नोड एक ही होता है। अगर मान लो मैं लेवल 1 की बात करूं, ये जो लेवल है ये कौन सा हो गया? ये लेवल 1 हो गया, तो आप 2 to the power 1 कर दो, सो द आंसर वुड बी 2। तो दो नोड्स आप स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम लेवल 1 पे, तो ये प्रॉपर्टी बताती है। अगली प्रॉपर्टी है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो बाइनरी ट्री में है ऑफ अ हाइट h। अब हाइट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। हाइट पाथ होता है बाइनरी ट्री का, रूट नोड से लेके लीफ नोड तक। देखिए
लेट्स अज्यूम दैट दिस इज माय बाइनरी ट्री। अब मुझे अगर इसकी हाइट पता करनी है तो मुझे रूट नोड से नीचे के नोड तक आना है, लीफ नोड तक, बाय यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सो 1 2 3, तीन इसमें मैं आ गया वहां पे। तो जो हाइट है ना इसकी दैट इज 3, h इज इक्वल टू 3। और अगर मैं नोड्स काउंट करूं यहाँ पे तो कितने नोड्स हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स। कितने हैं टोटल? 7 नोड्स है। तो अब ये फॉर्मूला को मैं प्रूव करने के लिए कैसे करूंगा देखिए। 2 टू द पावर h माइनस 1 बोला है ना, सो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 3 क्या है? हाइट है, मैंने आपको बताया अभी। सो 2 टू द पावर 3 वुड बी 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इस हाइट के इतने हो सकते हैं, 7 नोड्स हो सकते हैं। ये फॉर्मूला से भी हमने पता किया और मैन्युअली काउंट करके भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। अभी अगला देखिए, एक बाइनरी ट्री जिसमें n नोड्स है, तो जो उसकी मिनिमम पॉसिबल हाइट या मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स है वो log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2 होते हैं। तो ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए इसका मतलब है कि हमारी जो हाइट है वो n से ज्यादा तो नहीं हो सकती, मतलब नोड्स से ज्यादा हाइट आपकी नहीं हो सकती। सो नोड्स जो है आपके वो लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे आपके हाइट के। और हाइट का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी देखा, 2 टू द पावर h माइनस 1, 2 टू द पावर h माइनस 1। तो अभी इसी को हम ना थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो देखिए 2 टू द पावर h इज माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब ये माइनस को मैं उधर भेजता हूं, सो दिस विल बिकम 2 टू द पावर h इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। अभी ना दोनों साइड आप लॉग ले लो इस इक्वेशन के अंदर, टेकिंग लॉग टू द बेस 2 ऑन बोथ साइड्स करो। सो इट वुड बिकम log to the base 2, 2 to the power h is greater than or equal to log to the base 2 n plus 1। अब देखिए ये h यहां पर आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी कि कुछ भी एक्सपोनेंट में होता है वो log के पीछे आ जाता है। सो दिस बिकम्स h log 2 to the base 2 which is greater than equal to log to the base 2 n plus 1। अब देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका बेस और अंदर की जो वैल्यू है वो सेम है, तो वो 1 हो जाता है। सो दिस बिकम्स h is greater than equal to log of n plus 1 to the base 2। तो देखिए ये फाइनल जो है हमें ये प्रॉपर्टी पता चल गई कि हाइट जो है द मिनिमम पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू log of n plus 1 to the base 2। ये हमने सॉल्व करके बता दिया। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिए। अभी देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ बाइनरी ट्री विथ l लीव्स हैज एटलीस्ट log l to the base 2 लेवल्स। तो इसको कैसे आप देखो करोगे? तो l लीव्स के एटलीस्ट इतने लेवल्स होने चाहिए बोल रहा है वो। तो अपने को पता है दैट l इज लेस देन और इक्वल टू 2 टू द पावर l। 2 टू द पावर l कहां से आया? क्योंकि हमने देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो है किसी एक स्पेसिफिक लेवल पर वो होते हैं 2 टू द पावर ऑफ l। तो लीफ नोड्स जहां पर भी होंगे वो एक ही लेवल में होंगे ना सारे लीफ नोड्स, तो वो 2 टू द पावर l होंगे। अभी सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है, दोनों साइड log टू द बेस 2 लगा दो। सो दिस बिकम्स log टू द बेस 2 l इज लेस देन इक्वल टू log of l to the base 2 I'm sorry no log of 2 to the power l to the base 2। फिर वही log की प्रॉपर्टी से l यहां पर आ जाएगा। सो यू कैन राइट इट एज l log तो इसको आप ये 1 हो जाएगा जैसा मैंने अभी जस्ट कहा था। सो दिस बिकम्स l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l to the base 2। ओके, तो ये इक्वेशन भी जो है हमने ये प्रॉपर्टी बता दी इस थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करके। सो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो डन। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। अ बाइनरी ट्री जहां पर 0 या 2 चिल्ड्रन होते हैं, द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज ऑलवेज 1 मोर देन नोड्स विद 2 चिल्ड्रन। देखिए ये वाला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर कि टोटल जो नोड्स होते हैं लीफ नोड वो कितने होते हैं? इंटरनल नोड्स प्लस 1। ये वही प्रॉपर्टी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके लीफ नोड्स हैं दे आर इक्वल टू इंटरनल नोड्स प्लस 1। तो अभी इंटरनल नोड्स कैसा निकालोगे आप? इंटरनल नोड्स आप ऐसा निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस लीफ नोड्स। ओके,
तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला है ना वो होता है 2 to the power h minus 1, और जो लीफ नोड्स का फॉर्मूला है ना वो होता है 2 to the power of h minus 1। तो ये ऊपर ही होता है एक्सपोनेंट में। तो इसको मैं ना थोड़ा सा अगर कॉमन लेने के हिसाब से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 2 to the power of h minus 1, फिर इसको ही मल्टीप्लाई कर दो 2 to the power 1 से। तो देखिए अगर ये 1 को मैं इसमें ऐड करूंगा तो -1 + 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 to the power h ही बचने वाला है। बस मुझे कॉमन लेना है इसलिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ -1 - 2 to the power h minus 1। तो इसको मैं अगर और सॉल्व करूं तो मैं 2 to the power h minus 1 को कॉमन ले सकता हूं, तो ये 2 आएगा यहाँ पर 2, और ये देखिए -1 और ये जो -1 है ये तो वैसा भी बाहर ही है तो उसको आप बाहर लिख दो। तो अगर आप 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 2 to the power h minus 1 -1। अब देखिए 2 to the power h minus 1 क्या है, ये यही तो आपका लीफ नोड्स है ना। सो i जो है हमारा वो हमको क्या मिल गया, देखिए i इज इक्वल टू 2 to the power h minus 1 -1। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो i इज इक्वल टू l - 1। तो यही इक्वेशन पे आ गए ना हम, इसी से आप लिख देना l इज इक्वल टू i + 1। तो देखिए ये भी प्रॉपर्टी हमने जो है प्रूव कर दी। लास्ट वाली तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, एक नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री है और अगर n आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स है तो एजेस कितने होते हैं, एजेस होते हैं n - 1। क्यों होते हैं एजेस n - 1? क्योंकि रूट नोड को कोई एज ऊपर से कनेक्टेड ही नहीं रहता ना। ये देखिए ये आपकी अगर ट्री है, ये एक एग्जांपल के तौर पर ट्री देखो, तो इसका जो रूट नोड है ये रूट है, रूट को कोई एज कनेक्टेड ही नहीं है, तो एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और टोटल नोड्स कितने हैं 7 है। तो E इज इक्वल टू n - 1 इज ऑल्सो प्रूव्ड हियर। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अभी हम ना कन्वर्टिंग ट्री टू बाइनरी ट्री देखते हैं। तो देखिए ये कुछ रूल्स है जिससे आप एक जेनेरिक ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करते हो। क्या रूल्स है देखिए, सबसे पहला तो है कि बाइनरी ट्री का जो रूट है वो इक्वल हो जाता है जेनेरिक ट्री के रूट से, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जो लेफ्ट चाइल्ड है जेनेरिक ट्री का वो लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है आपके बाइनरी ट्री का। जो राइट सिबलिंग है किसमें, जेनेरिक ट्री में, वो इसकी राइट चाइल्ड बन जाती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी ना हम इसको एक्चुअल में सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए रूल्स फॉलो करो। पहला रूल क्या था कि रूट नोड इज द सेम इन द बाइनरी ट्री। ये हमारा क्या है, एक जेनेरिक ट्री है। ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया, रूट नोड मैंने बना दिया। अभी इसके बाद लेफ्ट चाइल्ड जो है ना वो लेफ्ट चाइल्ड सेम रहता है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड भी यहाँ पे सेम ही है। फिर इसका भी लेफ्ट चाइल्ड है तो इसका भी लेफ्ट चाइल्ड बना देता हूं। अब देखिए बी का सिबलिंग है ना सी, वो उसका राइट चाइल्ड बन जाता है। तो बी का जो सिबलिंग है राइट वाला वो उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब देखिए सी का लेफ्ट चाइल्ड है तो वो आप लेफ्ट चाइल्ड यहां पे बना सकते हो। फिर सी का सिबलिंग है डी, राइट सिबलिंग, तो वो उसका राइट चाइल्ड बन जाता है। इसके बाद डी का लेफ्ट चाइल्ड है आई, तो वो भी मैं यहां पे बना देता हूं। डी का लेफ्ट चाइल्ड आई है, जगह कम पड़ेगी तो इसको ठीक है। तो देखिए डी का लेफ्ट चाइल्ड मैंने आई बना दिया। फिर उसके बाद देखिए एफ का जो है राइट सिबलिंग जी है, एफ के राइट में जी है ना, तो राइट का जो सिबलिंग होता है वो उसका राइट चाइल्ड बनता है। तो एफ का जो राइट चाइल्ड है वो मैं यहाँ पे जी बना देता हूं। फिर उसके बाद एच जो है वो जी का राइट चाइल्ड राइट सिबलिंग है। देखिए जी का राइट सिबलिंग एच है, तो मैं जी का राइट चाइल्ड जो है एच को बना सकता हूं यहाँ पे। फिर आई का जो राइट सिबलिंग है, देखिए आई का राइट सिबलिंग जे है, तो मैं आई का राइट चाइल्ड उसे बना सकता हूं यहाँ पर। फिर जे का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो के है, तो लेफ्ट चाइल्ड तो आप एज इट इज बना ही देते हो। ओके, अभी इसमें कुछ बचा होगा तो वो भी ऐड कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ओके हो गया। तो देखिए हमने जनरल ट्री को एक बाइनरी ट्री में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अभी बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल्स की बात करें तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ट्रेवर्सल वाला। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेवर्सल का तो मतलब आपको पता ही है, हर नोड के ऊपर आप जाते हो एक एक बार, उसको ही बोलते हो आप ट्रेवर्स करना।
तो सबसे पहला है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये चीज आपको याद रखना है, लेफ्ट रूट राइट। ट्रेवर्स कैसा करते हो आप? पहले आप लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हो, फिर उसके बाद आप रूट के पास आते हो, पहले ये, बाद में ये, और फिर लास्ट में आप राइट सब ट्री के पास जाते हो, इसलिए उसको बोला जाता है लेफ्ट रूट राइट। तो देखिए इसका एल्गोरिदम देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर करंट नोड नल है तो रिटर्न कर दो। अगर आप करंट नोड पे आए और वहां पे कुछ नोड ही नहीं है तो ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली रिटर्न करो। लेकिन अगर आप आए और है सब कुछ तो रिकर्सिवली ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री। जैसा मैंने कहा, पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, फिर रूट पे जाओ, विजिट द रूट नोड एंड देन रिकर्सिवली ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। तो इस तरीके से जो है ना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया जाता है। अभी एक ट्रिक है जिसके थ्रू ना आप ट्रैवर्सल बहुत ही इजीली कर पाओगे। वो आपको एग्जाम में वैसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका आंसर सही आया कि ये चेक करने के लिए आप कर सकते हो। तो देखिए कैसा करना है आपको, प्री ऑर्डर के अंदर एक, इन ऑर्डर के अंदर 2 और पोस्ट ऑर्डर के अंदर 3, ऐसा आप याद रखिए। तो अभी हमारा इन ऑर्डर चल रहा है ना, तो 2 बार। तो आप क्या करोगे, इसके अतराफ ना ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, और वो लाइन अगर 2 बार टच होती है ना उस स्पेसिफिक नोड को, तो आप उस नोड का लिख दोगे यहां पर, तो वो ट्रैवर्सल बन जाता है। देखिए मैं करके बताता हूं आपको। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो ये एक ही बार टच हुआ ये नोड को, मान लो कि ये 1 2 3 4 ऐसा हम समझ लेते, तो ये एक ही बार टच हुआ तो मैं नहीं लिखूंगा। इसको भी एक ही बार टच हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहां से देखिए यहां पर एक बार टच हो रहा है, और मैं जब यहां से जा रहा हूं ना तो फिर से ये 2 बार टच हो रहा है। तो जैसे ही ये सेकेंड टाइम आप उसके ऊपर से जाते हो तो आप उसको लिख दोगे यहाँ पे 7। फिर मैं यहां से ऊपर जाऊंगा, फिर मैंने 8 को टच कर दिया तो मैं 8 लिख दूंगा, मतलब एक बार पहले टच हुआ ही था, फिर अभी फिर से हो गया। 2 बार होता है ना तब आप लिखते हो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। प्री ऑर्डर में एक बार में ही लिखते हो, और पोस्ट ऑर्डर में 3 बार जब टच होता है तो लिखते हो। तो 8 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहां से जाओगे, एक बार टच हुआ तो कुछ नहीं, दूसरी बार हुआ तो आपको लिख देना है। फिर यहां से ऐसे जाओ, 8 फिर से टच हो रहा है बट हमने लिख दिया ऑलरेडी। 10 देखिए एक बार टच हुआ था, अभी दूसरी बार टच हो रहा है तो मैं यहाँ पे 10 भी लिखूंगा। फिर उसके बाद यहां से ऐसे ऐसे जाओ, 12 एक बार टच हुआ तो कुछ जरूरत नहीं, 11 एक बार हुआ नहीं जरूरत। फिर दूसरी बार जब हुआ ना वो, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर यहां से वापस ऊपर जाओ, 12 देखिए एक बार हुआ था अभी फिर से हो गया, तो फिर से हो गया तो लिखना पड़ेगा। फिर यहां से मैं ऐसे जाऊंगा, ये एक बार हुआ, ये 2 बार हो गया देखिए, तो ये 13 पूरा हमने जो है ट्रैवर्सल कर दिया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अगर आपको एक्चुअल डायरेक्टली आंसर निकालना है ना किसी का भी, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हो तो लेफ्ट रूट राइट यूज करके आप बता सकते हो, और ये एल्गोरिदम भी वही है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, मैंने आंसर आपको निकाल के बता दिया। अब एक्चुअली वो लेफ्ट रूट राइट है क्या, वो मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लेफ्ट रूट राइट का मतलब है पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करो। स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, पहले मैं लेफ्ट सब ट्री पे आता हूं, तो लेफ्ट सब ट्री पे मैं आ गया, मतलब मैं 8 पे आ गया। अब जैसे ही मैं 8 पे आ गया, अब मुझे यहाँ पे फिर से लेफ्ट रूट राइट लगाना है, तो मैं वापस लेफ्ट पे चला जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले 7 पे आया, लेफ्ट रूट, ये मेरा अब रूट है तो मैं यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट रूट राइट, अब मैं राइट पे आ गया 9। देखिए ये पूरा मेरा ट्रैवर्स करना हो गया, ये मतलब मेरा जो लेफ्ट है वो ट्रैवर्स करना हो गया, तो लेफ्ट हो गया, अब रूट की बारी, तो मैं अब रूट पे आऊंगा, रूट। अब राइट ट्री को मुझे ट्रैवर्स करना है, तो मैं 10 से यहां पे जाऊंगा। अब फिर से यहाँ पे लेफ्ट रूट राइट लग जाएगा, तो लेफ्ट मतलब यहाँ पे जाऊंगा मैं 11 पे, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। फिर मैं वापस रूट पे जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ 12 लिखना पड़ेगा। फिर मैं रूट पे जाऊंगा, आई एम सॉरी राइट पे जाऊंगा, लेफ्ट रूट राइट, तो यहाँ पे 13 हो गया। तो देखिए दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, आपको जैसा आसान लगता है आप वैसा करना। आपको लगता है लेफ्ट रूट राइट इज बेटर, यू कैन डू दैट। आपको वो लाइन वगैरह ड्रॉ करके ट्रैवर्स करना अगर समझ आ रहा है तो आप वैसे कर सकते हो। अभी ना इसका हम C++ फंक्शन देख लेते हैं। ओके तो देखिए फंक्शन जब आपको लिखना है ना, तो सबसे पहले उस नोड का स्ट्रक्चर भी आपको लिखना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, देखिए स्ट्रक्ट यूज करिए, स्ट्रक्ट नोड। फिर देखिए नोड का डेटा होता है, और डेटा के बाद उसके 2 पॉइंटर्स होते हैं। कौन से पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है जो लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करता है, और एक राइट पॉइंटर होता है जो राइट चाइल्ड को पॉइंट करता है। तो इतना आपको लिख देना चाहिए, तो इससे आपका स्ट्रक्चर भी दिख जाता है उस नोड का। इसके बाद अभी हम इसका स्पेसिफिक फंक्शन लिखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए। तो देखिए void इन ऑर्डर
तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, अगर रूट डायरेक्टली इक्वल है नल पॉइंटर के, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट ही अगर नल पॉइंटर है मतलब आपके ट्री के अंदर कुछ है ही नहीं, नोड्स है ही नहीं उसके अंदर, तो है ही नहीं, तो आपको ट्रेवर्सल करने की जरूरत ही नहीं, तो आप सीधा इस केस में रिटर्न कर सकते हो, कुछ काम ही नहीं है आपको। फिर देखिए लेफ्ट रूट राइट था ना, तो वही आपको करना है, लेफ्ट रूट राइट ही लिख दो इन ऑर्डर, जो हमने लिखा हुआ है इन ऑर्डर रूट लेफ्ट। अब लेफ्ट रूट, तो रूट को आप कैसे जाओगे, सी आउट रूट का डेटा और फिर स्पेस एंड देन इन ऑर्डर रूट राइट। ओके, देखिए जैसा एल्गोरिदम था सेम टू सेम सूडो कोड है। सबसे पहले आप चेक करते हो कि रूट अगर इक्वल टू नल पॉइंटर है क्या, रूट अगर नल है तो बाइनरी ट्री के अंदर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको कुछ ट्रेवर्सल करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप रूट लेफ्ट कर रहे हो, मतलब रूट जो है आपका उसके लेफ्ट साइड ट्रेवर्स कर रहे हो आप। देखिए ये मेरा रूट है और मुझे लेफ्ट सब ट्री में रिकर्सिवली ट्रेवर्स करना है, ये रिकर्सिव ट्रेवर्सल है। आगे हम इटरेटिव भी देखेंगे, पर रिकर्सिव में इतना ही है, आप इन ऑर्डर लिखो रूट लेफ्ट, उसके बाद सी आउट रूट का डेटा, तो रूट का जो भी डेटा है वो आप प्रिंट करोगे, क्योंकि अपने को सब में पहले लेफ्ट जाना है, फिर रूट जाना है, फिर लास्ट में राइट जाना है। तो इस तरीके से जो है आप C++ फंक्शन इसका लिख सकते हो। अब आते हैं हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के ऊपर। तो देखिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में कैसा है, रूट फिर लेफ्ट फिर उसके बाद राइट। तो एल्गोरिदम भी देख लीजिए, सबसे पहला तो वही है कि अगर नल है तो डायरेक्टली रिटर्न करो, बिकॉज इफ देयर इज नथिंग इन द बाइनरी ट्री तो आपको ट्रेवर्स करने की जरूरत ही नहीं। रूट नोड विजिट करो और उसकी वैल्यू प्रोसेस करो, फिर रिकर्सिवली ट्रेवर्स करो लेफ्ट सब ट्री को, फिर उसके बाद रिकर्सिवली ट्रेवर्स करो राइट सब ट्री को। ये इसका एल्गोरिदम हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो मैंने जैसा आपको कहा था ये प्री ऑर्डर है, तो प्री मतलब पहला, ऐसा आप याद रखो, और उससे आप वन याद रख सकते हो। वन क्यों याद रखना है आपको, ट्रेवर्स करने के लिए, जिस मेथड से मैंने बताया था। तो जैसा भी आप ऐसा ये लाइन इसके कांटेक्ट में आती है नोड के एक ही बार, पहले ही बार, तो आप डायरेक्टली उसको आउटपुट में लिख देना। जैसे देखिए मैंने स्टार्ट किया 10 टच हो गया तो मैंने 10 लिख दिया, फिर उसके बाद आगे आगे जाते जाओ, 8 टच हो गया तो 8 लिख दो, उसके बाद जाओ 7 टच हो गया 7 भी लिख दो, फिर ये फिर से टच हो रहा है तो फिर से टच हो रहा है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर यहाँ गए 9 भी टच हो गया तो लिख देंगे, फिर उसके बाद वापस आप जाओगे 8 ऑलरेडी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 12 पे आप आ गए 12 लिख दो, फिर 11 पे आ गए तो 11 लिख देना, फिर 13 पे आ गए तो आप 13 लिख दोगे, और ये हो चुका है अपना काम, क्योंकि 12 हमने पहले लिखा था। तो ये कौन सा ट्रेवर्सल हो गया, ये हो गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। और वही अगर आप ये मेथड नहीं यूज करना चाहते, आप डायरेक्टली जो रूट लेफ्ट राइट है वो हिसाब से करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो स्टार्ट कैसा करोगे, आप रूट से स्टार्ट करोगे, रूट पे आप गए, रूट आपने लिख दिया, फिर उसके बाद रूट लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रेवर्स करना है, तो आप लेफ्ट में जाते हो, फिर लेफ्ट में आप जैसे ही चले गए इसके अंदर, फिर आप रूट लेफ्ट राइट इस स्पेसिफिक सब ट्री के अंदर लगा देना। तो यहां पे अगर आप रूट लेफ्ट राइट लगाओगे तो ये देखो 10 तो हमने पहले ही लिख दिया, फिर उसके बाद रूट लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट हो गया हमारा, देखिए रूट हो चुका है, फिर उसके बाद लेफ्ट हो गया, अब हम जाएंगे राइट साइड में। तो अब राइट सब ट्री में भी आप रिकर्सिवली ट्रेवर्स करोगे, रूट लेफ्ट राइट लगाओगे, तो फिर ये देखो रूट लेफ्ट और राइट, इस तरीके से भी आप ट्रेवर्स कर सकते हो। तो चलिए इसका भी हम C++ फंक्शन देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखना सबसे पहले, उसके बाद आप फंक्शन लिख देना। तो void प्री ऑर्डर नोड इफ अगर रूट नल पॉइंटर के इक्वल है तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। फिर इसके बाद अब देखिए ये क्या है, रूट लेफ्ट राइट है, तो आप कैसा लिखोगे, सी आउट रूट डेटा और स्पेस, फिर उसके बाद इन ऑर्डर रूट लेफ्ट, फिर उसके बाद इन ऑर्डर
रूट राइट। तो इस तरीके से जो है हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का भी C++ फंक्शन लिख दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, काफी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं इसमें। देखिए अब हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले प्री ऑर्डर है, तो आप क्या करते हो, एक बार जब आपकी लाइन कांटेक्ट में आती है उस नोड के, तो आप उसको आउटपुट में लिख देते हो। फिर इन ऑर्डर में 2 बार, पोस्ट ऑर्डर में 3 बार। ये 3 चीजें बस आप याद रख लो, तो ट्रेवर्सल काफी आपका आसान हो जाएगा। देखिए ये जो मेथड है ना लाइन ड्रॉ करके ट्रेवर्स करने की, उससे आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाता है। अगर आप इस मेथड से जाने को करोगे ना, लेफ्ट रूट राइट वाले, तो अगर ट्री बड़ा है, 4 लेवल्स वगैरह का है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप आंसर निकालने के लिए इस तरीके से ही ट्रेवर्स करिए, तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज एक्चुअली लेफ्ट रूट राइट नहीं है, लेफ्ट राइट रूट है। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए 3 बार, जैसा मैंने कहा, स्टार्ट करो यहां से। तो एक बार टच हुआ तो नहीं लिखना है आपको, यहां पर भी एक बार हुआ नहीं लिखना है, यहां पर एक बार हुआ, फिर 2 बार, अब 3 बार हो गया, तो आप 7 लिख दोगे। फिर यहां से वापस जाओ, एक बार 2 बार हुआ तो जरूरत नहीं, फिर 1 2 3 9 लिख देना आपको। फिर यहां से जाओ, देखिए 1 2 3, तो आपको 8 भी लिख देना है। फिर वापस आप जाते जाओगे, यहाँ 1 यहाँ 2, तो नहीं लिखने की जरूरत। यहाँ एक बार टच हुआ, यहाँ एक बार टच हुआ 11 पर, 2 बार टच हुआ, अब 3 बार टच हो गया, तो 11 लिख दो। फिर इसी तरीके से आप 12 पर 2 बार टच कर रहे हो तो नहीं लिखने की जरूरत है आपको। 13 पर आप 3 बार कर रहे हो, देखो 1 2 3 13। फिर आप जैसे 12 के पास से जाओगे, तो 12 भी आपने 1 2 3 बार टच कर दिया, 12 लिख देना। एंड एट द एंड व्हेन यू गो टू 10, 10 पर भी आप पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हमने निकाल दिया। और अगर आप ये मेथड नहीं यूज करना चाहते, एल्गोरिदम के हिसाब से करना चाहते हो, तो देखो एल्गोरिदम क्या है, इफ द करंट नोड इज नल, करंट नोड आपका नल है, मतलब ट्री के अंदर कुछ नहीं है, तो ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं। अगर है तो आप कैसा करोगे, यू विल फर्स्ट रिकर्सिवली ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद आप रिकर्सिवली ट्रेवर्स करोगे राइट सब ट्री को, और फिर लास्ट में रूट पे आओगे। सो 1 2 3, तो उस मेथड से करते हैं। चलिए सबसे पहले आप ये सब ट्री के अंदर चले जाओगे, फिर इसके अंदर भी आप यही रूल लगाओगे, लेफ्ट राइट रूट वाला। तो लेफ्ट क्या है आपका 7 है, लेफ्ट राइट मेरा 9 है, रूट क्या है 8 है। लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब मैं राइट में जाऊंगा, तो राइट में भी सेम रूल लगाऊंगा मैं, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, और फिर इसके बाद 10 है, तो 10 हम लास्ट में लिख देंगे बिकॉज इट्स द रूट। तो देखिए आंसर सेम ही मिल रहा है, बस अलग अलग मेथड से। चलिए अब इसका भी मैं आपको C++ फंक्शन बता देता हूं। सो void पोस्ट ऑर्डर if देखिए पूरा सेम है, तीनों के C++ फंक्शन सेम है, बस आप उल्टा लिख रहे हो 3 लाइंस को, पूरा कोड ही सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। मतलब द ओनली डिफरेंस इज फंक्शन का नाम अलग है, वैसा बोला जाए तो। पोस्ट ऑर्डर देखिए, लेफ्ट राइट रूट, तो रूट लेफ्ट राइट, और फिर इसके बाद लास्ट में आप रूट को लिख दोगे, रूट के डेटा को, रूट डेटा, बस थोड़ा सा स्पेस में। इस तरीके से जो है हमने पोस्ट ऑर्डर का C++ फंक्शन भी देख लिया। तो चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फ्रॉम द गिवन ट्रैवर्सल्स कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों पेपर में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ना नॉर्मल बाइनरी ट्री आपको कंस्ट्रक्ट करने को कहा गया था, और एक बार थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने को गया था। मेथड पूरा सेम होता है, बस थ्रेडेड के अंदर हम थ्रेड्स डालते हैं, जो मैं वो आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी तो देखिए इसको ही हम सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा दिया गया ना, तो आपको करना क्या है मैं बताता हूं। देखिए प्री ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो होता है आपका रूट नोड। तो ये रूट नोड को आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर ढूंढना है। तो मेरा ये जो G है, मुझे इसके अंदर अभी G ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए G यहां पर मैं देख सकता हूं, तो G के राइट के जो भी एलिमेंट्स है ना, ये उसके राइट चाइल्ड नोड्स बन जाएंगे।
और ये जो लेफ्ट के हैं ये सारे उसके लेफ्ट चाइल्ड नोड्स बन जाएंगे। ओके, तो देखिए जी मुझे मिल गया, मैं जी को यहां पर लिखूंगा ऐसे, और ये देखिए लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या है, देखिए क्यू बी के सी एफ ए, ये क्या है, ये जी के लेफ्ट चाइल्ड नोड्स हैं। और ये जो है यहां पर भी वैसे लिख दो पी ई डी एच आर। तो ये जो है हमारा एक बेसिक फॉर्म बन गया। तो अपने को ये पता चल गया कि जी रूट नोड है और लेफ्ट चाइल्ड नोड्स ये है, राइट चाइल्ड नोड्स ये है। अभी इसी पर बार बार आपको सेम मेथड करना है। क्या करोगे आप, ये है कौन सा वाला ट्रेवर्सल, ये इनऑर्डर ट्रेवर्सल है, इसका प्री ऑर्डर में आपको ढूंढना है कौन सा एलिमेंट है, और आगे आगे यही स्टेप आपको रिपीट करते जानी है। तो वो करके हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे इस बाइनरी ट्री को। ओके, इतना आपको समझ आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए बी क्यू ए सी के एफ और क्यू बी के सी एफ ए, कैसा है ये, कैसा आया ये देखिए, क्यू बी के सी एफ ए, ये क्या है, ये है हमारा इनऑर्डर ट्रेवर्सल। इनऑर्डर ट्रेवर्सल जो है एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर। प्री ऑर्डर ना, कहां से लिखा है मैंने प्री ऑर्डर, देखिए बस ये जी को हटा दिया है हमने, क्योंकि जी तो हमने डाल दिया ना। अब उसके आगे के एलिमेंट्स है कहां तक, एफ तक, क्योंकि पी के आगे के जो एलिमेंट्स है वो तो राइट में चले गए ना, ये राइट वाला पार्ट है और ये लेफ्ट वाला पार्ट है। देखिए ये राइट वाला प्री ऑर्डर का पार्ट है और ये लेफ्ट वाला प्री ऑर्डर का है। तो आपको ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट दोनों को साथ में लिखना है और फिर आप बना पाओगे। तो देखो यहां मैं आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करके बताता हूं। जी हमारा रूट नोड था। इसके बाद देखिए, अब देखिए पहला एलिमेंट क्या है, बी है। तो आपको इसके अंदर इन ऑर्डर के अंदर बी को ढूंढना है, और बी के लेफ्ट के एलिमेंट्स लेफ्ट में चले जाएंगे और राइट के राइट में जाएंगे। तो देखिए बी यहां पर मैंने बना दिया। अभी बी के लेफ्ट में कौन आएगा, क्यू, और बी के राइट में ये सारे आ जाएंगे के सी एफ ए। तो के सी एफ ए, उनको आप ऐसा बॉक्स बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि वो ट्री बना नहीं ना, अभी हम बस बता रहे हैं कि ये एलिमेंट्स है। और राइट साइड की अगर हम बात करें, देखिए ये राइट साइड का पार्ट है ना, तो इसको भी आपको सेपरेटली पता करना है। तो ये P है, तो P यहां पर शुरुआत में ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे के जो एलिमेंट्स है ना सारे, ये राइट में चले जाएंगे P के। तो P आपका रूट नोड होने वाला है। P रूट नोड होने वाले कहां से पता चला, क्योंकि प्री ऑर्डर के अंदर पहला जो एलिमेंट होता है वो ही रूट नोड होता है। B था तो B रूट नोड हो गया। बस लेफ्ट राइट आपको पता करना है। अब यहाँ पे तो कोई लेफ्ट में है ही नहीं, अगर ये ई डी वगैरह लेफ्ट में होते तो हम पी के लेफ्ट में उनको डालते, लेकिन ये सारे के सारे राइट में है, तो ये सारे राइट में ही जाएंगे। तो देखो ई डी एच आर, इतना हमारा बन गया। अभी सेम मेथड में आगे फॉलो करूंगा और आगे का बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो जी हमने बना दिया था, फिर जी के बाद था बी और उसके बाद क्यू, बी और उसके लेफ्ट में क्यू, और अगर राइट साइड की बात करें तो पी और फिर ये। अभी देखिए बी के जो आगे के एलिमेंट्स है, ये कौन सा है, ए है। तो ए आपका फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है। अब ए आपको इन ऑर्डर के अंदर ढूंढना है, तो ए आपको यहां पर दिख रहा है राइट में और सारे एलिमेंट्स उसके लेफ्ट में है। तो देखिए यहां पे अगर मैं ए बना दूं, तो फिर ये जो भी एलिमेंट्स है ये उसके लेफ्ट में रहेंगे। देखिए के सी एफ ए यहां पर था, तो मैंने ए बचा लिया बस, और इन सबको लेफ्ट में भेज दिया है। क्यों मैंने लेफ्ट में भेजा है उनको, क्योंकि वो तीनों लेफ्ट में है। तो बस ऐसा आपको करना है। और फिर इसके बाद अगर पी की बात करें, तो पी के बाद देखिए ई डी एच आर यहां पर था, डी ई आर एच है। तो डी क्या है, डी आपका रूट नोड होने वाला है यहाँ पे, तो उसको यहां ढूंढो। लेफ्ट के लेफ्ट में डालो, राइट वाले राइट में डालो। तो देखिए यहां पर डी आ जाएगा। डी के लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में ई होने वाला है, और इसके राइट में हो जाएंगे एच और आर। ओके, अभी ये इतना ही हमारा बचा हुआ है, इसको हम आगे कर सकते हैं। सो देखिए यहां पर जी था, पी, फिर उसके बाद क्यू, पी था, क्यू, ए, एंड लेफ्ट में जो अभी हमको डालना है वो यहाँ पे पी था, एंड डी ई
डी और उसके लेफ्ट में ई और राइट में जो अभी हमको डालना है। तो देखिए इसके लेफ्ट में क्या आने वाला है, सी के एफ, तो सी प्री ऑर्डर में है, मतलब मेरा जो रूट नोड होने वाला है वो अभी सी होने वाला है। तो आप डायरेक्टली रूट नोड बना दो, लेफ्ट और राइट में क्या आएगा वो आप यहां से समझ जाओगे, के लेफ्ट में और एफ राइट में। तो देखिए के लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पर और एफ जो है वो राइट में आ जाएगा। अगर यहां पे देखिए तो देखिए आर, आर यहां पर है और आर यहां पर है, तो ये आपका रूट नोड होने वाला है। आर, आर मेरा रूट नोड हो गया और एच उसके लेफ्ट में है, तो मैं एच को लेफ्ट में डाल दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे उन ट्रैवर्सल्स का यूज करके प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आपको ये ट्री को फॉर्म करना है। तो इसी तरीके से ट्री फॉर्म कर देना। एंड अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स नॉन रिकर्सिव। अभी जो हमने देखा वो रिकर्सिव ट्रैवर्सल था, उनका कोड भी काफी सिंपल था, वैसे तो नॉन रिकर्सिव का भी सिंपल है, बस इसमें हमको ना स्टैक्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। स्टैक का यूज करके हम काम करते हैं, इसमें ट्रैवर्सल करते हैं। ट्रैवर्सल का आंसर वही आने वाला है, लेकिन इसमें स्टैक्स का यूज करके आप करते हो तो थोड़ा सा एल्गोरिथम और आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर में क्या करते हो आप, लेफ्ट रूट राइट। तो इसका जो ट्रैवर्सल है वो वही मेथड से आप कर सकते हो जैसा मैं बता रहा था पहले, और निकाल सकते हो। लेकिन अभी हमको नॉन रिकर्सिव, इसमें क्या है, नॉन रिकर्सिव या फिर द अदर वर्ड फॉर नॉन रिकर्सिव इज इटरेटिव। तो अगर आपको दोनों में से कुछ भी पूछा गया तो आप लिख पाओगे। सबसे पहला काम है इनिशियलाइज एन एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज करो, रूट नोड से स्टार्ट करना है आपको, और करंट कहां पर सेट करना है आपको, रूट के ऊपर। तो देखिए क्या करोगे आप, यहां से स्टार्ट करोगे और करंट कहां पे सेट करोगे, यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिपीट अंटिल करंट इज नल। आगे आगे ट्रेवर्स करते जाओगे जब तक ये करंट नल नहीं बन जाता। करंट कब नल बनेगा, जब वो लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा। यहां पर देखिए यहां आ जाएगा करंट, करंट यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंटर होगा, ये पॉइंट किसको कर रहा होगा, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो करंट जब नल पे आ गया आपको रुक जाना है। पुश करंट टू द स्टैक एंड मूव टू द लेफ्ट चाइल्ड। कैसे करोगे आप, यहां पर जाओगे आप 10 पे, 10 को आप स्टैक के अंदर मूव करोगे। ये मान लो स्टैक है, मैंने 10 को स्टैक में मूव किया और फिर मैं लेफ्ट चाइल्ड पे चला जाऊंगा। अगर करंट नल है तो फिर उस पॉइंट पे आप क्या करते हो, स्टैक में से इसको रिमूव कर देते हो और फिर उसको आउटपुट में डाल देते हो। वो कैसा करना है मैं आपको बताऊंगा, बस एल्गोरिथम अभी के लिए समझ जाओ। एंड मूव टू द राइट चाइल्ड। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम अभी करना। मैं आपको ना ट्रैवर्सल करके बताता हूँ। I'll delete this theory for now, ये एल्गोरिथम, ताकि आपको वो अच्छे से समझ जाए। तो देखिए हाँ, इस अगर नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल वगैरह करना है ना, तब आपको वो काफी यूजफुल पड़ता है वो मेथड जो मैंने बताया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है ट्रैवर्सल का आंसर क्या आने वाला है, तो वो हिसाब से आप कर सकते हो सॉल्व। तो इसका तो आंसर 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा ही आने वाला है, पर अब वो कैसा आएगा मैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक स्टैक लो, स्टैक के अंदर आप चीजें डालते जाने वाले हो। कैसा, सेट करंट टू रूट। तो ये आपका करंट है अभी, तो रूट पे आ गया। फिर आप क्या करते हो, इसको ना स्टैक के अंदर डाल देते हो। तो मैंने इसको डाल दिया मेरे स्टैक के अंदर, और जैसे ही आप स्टैक के अंदर डालते हो, मूव टू द लेफ्ट चाइल्ड। मैं अब 8 पे आ गया, उसको भी आप स्टैक में डालो। देन मूव टू द नेक्स्ट चाइल्ड, इसको भी आप स्टैक में डालो। अब इसके आगे मैं करंट यहां पर जब जाऊंगा तो वो तो नल पे आ गया। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, देखिए इस पॉइंट पे आपने जो ये डाला हुआ था ना स्टैक में एलिमेंट, उसको आपको पॉप कर देना है। और जैसे ही आप उसको पॉप करोगे, आउटपुट में आपको लिखना है जो आपने अभी पॉप किया। तो मैं बताता हूं आपको, देखिए मैंने 7 पॉप किया, तो मैंने आउटपुट में 7 लिख दिया, मान लो ये मैं मेरा आउटपुट लिखा। फिर इसके बाद देखिए, जैसे ही मैं 7 पॉप करता हूं ना, मेरा करंट वापस पीछे चला जाता है, टॉप पे, टॉप का जो एलिमेंट है वहां पे। तो मेरा अभी करंट कहां पर है, यहां पर है 8 के ऊपर। अभी देखिए 8 के बाद तो 7 है जो हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स कर लिया है, तो मुझे फिर से पॉप करना पड़ेगा एक एलिमेंट। 8 को मैंने जैसे ही पॉप किया, मैं वापस चला जाऊंगा। अब लेफ्ट हो गया मेरा ट्रैवर्स करके, तो मूव टू राइट चाइल्ड। वही था ना कि जैसे ही आप पॉप करते हो देन यू विल मूव टू द राइट चाइल्ड। जैसे ही मैं राइट चाइल्ड पे जाऊंगा, अभी मैं देखिए मैंने 8 को पॉप किया ना, तो मुझे उसको आउटपुट में भी लिखना पड़ेगा। जिसको भी आप डिलीट करते हो स्टैक में से, डायरेक्टली आप आउटपुट में लिखोगे। 9 पे मैं गया, तो मैं अब स्टैक के अंदर 9 को ऐड कर दूंगा। अब देखिए करंट आगे जाऊंगा मैं, तो करंट फिर नल हो जाएगा। तो जैसे ये नल हो जाएगा, मुझे फिर से इसको पॉप करना पड़ेगा स्टैक में से, और मैं यहाँ पे उसको ऐड कर दूंगा।
तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, अभी मैं 10 पे आ गया, देखिए वापस मेरा करंट जो है वो 10 हो गया। अब मुझे आगे ट्रेवर्स करना है, तो कैसे करूंगा मैं, फिर से मुझे इसको पॉप कर देना पड़ेगा। इसको आप पॉप करोगे और फिर जैसे ही आप पॉप करोगे, एल्गोरिदम में वही है, पॉप एंड मूव टू द राइट चाइल्ड, पॉप करो और फिर राइट वाले पे जाओ। तो अब मैं आ गया 12 पे। जैसे ही मैं 12 पे आऊंगा, मैं इसको स्टैक के अंदर डाल दूंगा। फिर देखिए मैं यहां पे आ गया। आप लेफ्ट चाइल्ड के पास अगर जा सकते हो ना, तो पॉप नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आप लेफ्ट चाइल्ड पे मूव करना है आपको। लेकिन अगर लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं जाने के लिए, तो उस मोमेंट पे आप पॉप करते हो और वापस जाके राइट चाइल्ड पे जाते हो। ठीक है, तो अभी मैं लेफ्ट पे जा सकता हूं ना 11 पे, सो देयर इज नथिंग टू पॉप, डायरेक्टली मैं 11 यहां पे लिखूंगा। फिर देखिए 11 के बाद में जब नीचे जाऊंगा, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मुझे अब इसको पॉप करना पड़ेगा। तो इसको पॉप कर दिया, तो ये 11 यहां लिखा मैंने। फिर देखो 11 जैसे ही लिखा, मेरा करंट जो है वापस कहां चले जाएगा, 12 पे। अब 12 के बाद वापस लेफ्ट चाइल्ड पे जाने में कोई सेंस नहीं है, बिकॉज 11 इज ऑलरेडी रिटर्न। अभी ना इसको भी मैं पॉप कर दूंगा, तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। बट आफ्टर पॉपिंग मूव टू द राइट चाइल्ड, मैं आ गया 13 के ऊपर। तो देखिए मैंने 12 पॉप किया, बट मैंने लिखा नहीं था, सो आई हैव रिटन इट नाउ। अभी देखिए मैं 13 पे हूं, मैं स्टैक में 13 लिख दूंगा। वापस में मेरा करंट जो है ना इसके आगे जाएगा टू नल, करंट इज नाउ एट नल, और करंट जैसे ही नल पे जाता है, यू पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड राइट इट इन द आउटपुट। तो देखिए ये हमको ट्रैवर्सल हमारा मिल गया और स्टैक भी एम्प्टी हो गई। जैसे ही स्टैक एम्प्टी होती है और ट्रैवर्सल खत्म हो जाता है, आप वहां पे स्टॉप कर देते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सी प्लस प्लस फंक्शन, नाम की तरफ ध्यान मत दीजिए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है पर वो लिखा हुआ गलत है। देखिए सूडो कोड काफी सिमिलर है, बस इसमें एक चीज याद रखना कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखोगे, और इम्प्लीमेंटेशन भी अगर आपको दिखाना है थोड़ा अच्छे से, तो आप इसके अंदर हम स्टैक इंप्लीमेंट करने वाले, तो आप हैशटैग इंक्लूड स्टैक वो भी लाइन ऐड कर सकते हो। तो देखिए वॉइड इन ऑर्डर वही है जो पहले हम कर रहे थे, नोड। अभी मैं एक स्टैक बना रहा हूं, स्टैक, उसका नाम है एस मेरे स्टैक का। और मेरा करंट जो है नोड, वो हम किस पे रखते हैं एकदम स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में करंट कहां पर होता है, रूट पे, तो वही मैं यहां पर लिखूंगा। नोड का जो करंट पॉइंटर है वो रूट पर होगा। अब ये नॉन रिकर्सिव है, नॉन रिकर्सिव है तो आपको इटरेटिव है, मतलब व्हाइल लूप यहां पे यूज करना पड़ता है। सो व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर एंड एस डॉट एम्प्टी एंड एस डॉट एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर का कि एंड नहीं हो जाना चाहिए आपका करंट, यहां पर आ गया लास्ट में, और साथ ही साथ स्टैक भी अगर एम्प्टी हो गई, तब तक आपको इटरेट करते जाना है। वो पॉइंट पे स्टैक भी जब एम्प्टी हो जाएगी और करंट भी नल पॉइंटर पे आ जाएगा ना, तब पूरा ट्रेवर्सल हो चुका होगा आपका, तो वहां तक आपको करना है। अभी इसके अंदर और एक व्हाइल लूप यूज करेंगे हम, व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए क्योंकि मुझे लेफ्ट लेफ्ट जाते जाना है ना, मैं यहां से पहले यहां गया, यहां से मैं यहां गया, फिर यहां से मैं यहां गया, फिर यहां जाने के बाद फिर नीचे जाऊंगा, तो करंट विल बी इक्वल टू नल पॉइंटर। लेकिन करंट इक्वल टू नल पॉइंटर होने के बाद ट्रेवर्सल तो हुआ नहीं ना मेरा पूरा, तो मुझे वापस इधर जाना है और फिर राइट चाइल्ड पे जाना है, तो वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो उस केस में आप क्या करोगे, करंट को पुश कर दोगे स्टैक के अंदर, और फिर करंट कहां जाएगा आपका, वो चला जाएगा लेफ्ट चाइल्ड पे। ओके, फिर इसके बाद करंट इज इक्वल टू एस डॉट टॉप। अगर आपको एसटीएल से याद आ रहा होगा या फिर स्टैक से याद आ रहा होगा, टॉप क्या था, टॉप से आप क्या करते थे, जो टॉप वाले एलिमेंट है उसको रिट्रीव करते थे, तो वही हमको करना है एस डॉट टॉप से। और जैसे ही हम उसको रिट्रीव करते हैं, हमको उसको डिलीट भी करना है ना, क्योंकि आप आउटपुट में जैसे ही दिखाते हो स्टैक में से उसको पॉप कर देते हो, तो एस डॉट टॉप से आप उसको रिट्रीव कर रहे हो और एस डॉट पॉप से डिलीट कर रहे हो। एस डॉट टॉप से देखिए बस वो रिट्रीव होता है, प्रिंट तो आपको सी आउट से ही करना पड़ेगा। सो सी आउट करंट डेटा, ओके।
and current is equal to current next। तो इस तरीके से जो है ना नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल किया हमने इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर है लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, लेफ्ट रूट राइट वाला ट्रैवर्सल हमने कर दिया यूजिंग एन इटरेटिव अप्रोच। तो इसके अंदर हम स्टैक का यूज करते हैं, स्टैक हमने क्रिएट किया, कहां तक किया, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, और आपकी स्टैक भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी और करंट नल पॉइंटर के इक्वल हो जाएगा तब ट्रैवर्सल हो चुका होगा आपका। इसके अंदर और एक वाइल लूप लेते हैं, जब तक करंट नल पॉइंटर के इक्वल नहीं होता आप स्टैक में करंट को पुश करते जाते हो और करंट को लेफ्ट चाइल्ड के पास भेजते हो। फिर जैसे ही करंट नल पॉइंटर के इक्वल हो जाता है तब आप क्या करते हो, वो आगे की स्टेप है, आप टॉप को रिट्रीव करते हो और वो टॉप एलिमेंट को डिलीट कर देते हो और उसको प्रिंट करते हो। देन यू मूव टू द नेक्स्ट चाइल्ड विच इज बाय यूजिंग दिस। अब ना नेक्स्ट देखते हैं हम। तो चलिए अभी हम ना प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल देखते हैं। तो प्री ऑर्डर के अंदर अभी देखिए इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, ये रूट लेफ्ट राइट वगैरह, क्योंकि नॉन रिकर्सिव अप्रोच में इस मेथड से आप नहीं चलते। इसके अंदर आप स्टैक्स यूज करते हो और स्टैक में जैसा एल्गोरिदम में बोला गया है वैसा आपको काम करना है। तो देखिए सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज करो और रूट को उसके अंदर पुश करो। पहले रूट को हम ना स्टैक के अंदर डाल देंगे। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपको नोड पॉप करना है और उसको प्रोसेस करना है, मतलब नोड पॉप करके उसको डिस्प्ले पे आपको डाल देना है। फिर उसके राइट चाइल्ड को डालो अगर है तो, और उसके लेफ्ट को अगर वो भी है तो ठीक है। अभी मैं इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करके बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। सो लेट्स अज्यूम दिस इज अवर स्टैक। स्टैक के अंदर ना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके रूट नोड को स्टैक के अंदर डालना है। तो रूट नोड है हमारा 10, डाल दिया मैंने स्टैक के अंदर। अब जैसे ही आप रूट नोड को डालते हो ना, देखिए इसको मैंने स्टैक में डाल दिया। अब आपको राइट और लेफ्ट चाइल्ड को उसके अंदर डालना है। तो उसके पहले आप इसको पॉप करोगे। जैसे ही आप पॉप करोगे डिस्प्ले के अंदर आपको उसको लिख देना है। पॉप करने के बाद उसके राइट चाइल्ड को स्टैक में डालना, देखिए 12 को, और इंस्टेंटली उसके लेफ्ट चाइल्ड को भी स्टैक में डाल देना 8। अब देखिए अभी आप यहां पर आ चुके हो, ये अभी वापस आप रूट पे आ गए ऐसा मान लो। इफ दिस इज द सब ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, आप रूट पे हो। तो रूट पे हो तो आप क्या करते हो, ऐसे पॉइंट पे आप इसको पॉप करते हो और यहां पे लिख देते हो। और जैसे ही आप इसको लिखते हो इसके राइट और लेफ्ट चाइल्ड को आप स्टैक में डालते हो। तो ये देखिए राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड को भी मैंने स्टैक में डाल दिया। अब ये होने के बाद 7 मेरा आ चुका है, 10 8, यस। अभी फिर आगे और कुछ करने के लिए है नहीं। अब मैं इसको पॉप करूंगा, इसके अंदर डालूंगा। फिर 9 भी है, उसको भी पॉप कर दूंगा, इसके अंदर डालूंगा। अब देखिए मैं 12 को जैसे ही पॉप करूंगा ना तो करंट मेरा अभी यहां पर रहेगा। तो मैंने 12 पॉप करके 12 को भी यहां पे डाल दिया। और जैसे ही आप उसे पॉप करते हो ना उसके राइट और लेफ्ट चाइल्ड को आपको इंस्टेंटली स्टैक के अंदर डाल देना है। तो मैंने 13 और 11 को स्टैक में डाल दिया। और अभी देखिए इसको मैं पॉप अगर करूंगा ना, 11 को मैं पॉप करूंगा, 11 को डिस्प्ले में डालूंगा, और फिर उसके बाद मैं 13 को भी पॉप करूंगा और उसको भी डिस्प्ले में डालूंगा। तो देखिए ये मेरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे मिल चुका है। कैसा मिला ये, बाय यूजिंग द स्टैक, बाय यूजिंग अ नॉन रिकर्सिव अप्रोच। तो इस तरीके से आप स्टैक का यूज करके कर सकते हो। एंड द अदर थिंग इज दैट अगर आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च पे क्वेश्चन आता है ना तो यही सेम इंप्लीमेंटेशन आपको बताना है। डेप्थ फर्स्ट सर्च पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप प्री ऑर्डर वाला बता सकते हो। एक्चुअली डेप्थ फर्स्ट सर्च में कैसा है, प्री ऑर्डर भी है, उसमें इन ऑर्डर है और पोस्ट ऑर्डर है। और जो अभी हम देख रहे हैं ना तीनों भी, ये एक्चुअल में डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि प्री ऑर्डर बताओ बाय यूजिंग नॉन रिकर्सिव अप्रोच, तब आप ये लिख सकते हो। या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्सप्लेन करो, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्सप्लेन करने को कहा गया, तब भी यही स्टैक बनाना, यही अप्रोच से बताना। आप प्री ऑर्डर बता सकते हो आप डायरेक्टली, उसमें आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ऐसे सेपरेट करने की कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बोलो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसका ये एल्गोरिदम है कि आप रूट नोड को पहले स्टैक में डालते हो, फिर राइट और लेफ्ट चाइल्ड को स्टैक, रूट नोड को पॉप करने के बाद राइट और लेफ्ट चाइल्ड को स्टैक के अंदर डालते हो, फिर आप उसको रिमूव करते हो, पॉप करते हो, और फिर उसके अगर चाइल्ड है राइट और लेफ्ट वाले उनको स्टैक में डालते हो। तो यही मेथड है किसका, डीएफएस का भी। तो इफ डीएफएस इज आस्क्ड और इफ इट्स आस्क्ड दैट प्री ऑर्डर का नॉन रिकर्सिव अप्रोच बताओ, सेम चीज बताओगे। ठीक है, अभी हम इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट। void प्री ऑर्डर
नोड रूट। देखिए अगर रूट आपका इक्वल है नल पॉइंटर के तो हर बार आपको लाइन लिखना ही है, तब आप रिटर्न करोगे बस। इसके बाद स्टैक के अंदर मेरा स्टैक है जिसका मैंने नाम एस दिया हुआ है। अब मैं इसमें क्या पुश करूंगा, रूट को मैं पुश कर दूंगा। देखिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं, रूट को आप पुश कर देते हो। जैसे ही आप रूट को पुश करते हो, अब आपको अगला काम करना है। क्या अगला काम करोगे, व्हाइल जब तक आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं है तब आप ये काम करोगे। क्या करना है आपको, देखिए आगे लिखता हूं, नोड करंट इज इक्वल टू एस डॉट टॉप और साथ ही साथ एस डॉट पॉप। मतलब क्या हुआ, हमने पुश क्या किया अभी, सबसे पहले रूट नोड को मैंने पुश कर दिया, और जैसे ही मैंने रूट नोड को पुश किया, अगर मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं एस डॉट टॉप करूंगा, मतलब उस एलिमेंट को रिट्रीव करूंगा और उसको डिलीट करूंगा। और रिट्रीव करने के बाद आप क्या करते हो, उसको प्रिंट करते हो। सो सी आउट करंट डेटा स्पेस। अब देखिए इफ अगर करंट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो आप उसको स्टैक के अंदर पुश करोगे, तो वही यहां पे लिखना है। अगर एग्जिस्ट करता है सो एस डॉट पुश करंट राइट। और अगर करंट नोड का मतलब आपकी जो अभी रूट नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, एस डॉट पुश करंट लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये भी कर दिया। एक प्री ऑर्डर भी देख लिया, ये पोस्ट ऑर्डर ही मैंने लिख के रखा है सब तरफ, बट एक्चुअली प्री ऑर्डर है। एंड डीएफएस पे भी अगर क्वेश्चन पूछा गया, सो राइट द सेम सी प्लस प्लस फंक्शन एंड राइट द सेम एल्गोरिदम। बस ना प्री ऑर्डर के जगह डीएफएस लिख देना आप। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू अगर डीएफएस के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में लेफ्ट राइट रूट होता है, बट हम नॉन रिकर्सिव तरीके से कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू सी दैट। देखो दो स्टैक्स को इनिशियलाइज करो, S1 और S2। इसमें आपको दो स्टैक्स का यूज करना पड़ता है। आप क्या करते हो, सब कुछ डेटा एक स्टैक के अंदर डालते हो और पॉप करने के बाद उसको दूसरे स्टैक में डालते हो। मतलब पॉप होते हैं वो और दूसरे स्टैक में जाते हैं, और फिर लास्ट में जब आपकी दूसरी स्टैक भर जाती है तो उसमें से सारे आप एलिमेंट्स पॉप करते हो और डिस्प्ले में डाल देते हो, तो आपको आपका ट्रेवर्सल मिल जाता है। पुश द रूट टू S1। ये मेरी रूट जो है उसको मैं S1 के अंदर डाल दूंगा। जब S1 एम्प्टी नहीं है तो मैं S1 से नोड को पॉप करूंगा, जो भी एलिमेंट मैंने S1 में डाला है उसको पॉप करके मैं S2 के अंदर पुश करूंगा। और उसका अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा तो S1 में हम डालेंगे, राइट होगा तो S1 में। देखिए अभी जो हमने किया ना सेम वही करना है, बस हमने पहले राइट चाइल्ड पुश किया फिर लेफ्ट चाइल्ड पुश किया ना। अभी आप उल्टा करना, पहले लेफ्ट बाद में राइट। ओके, सो लेट्स इंप्लीमेंट इट। ओके, तो देखिए जैसा अभी हमने बात की, हम यहाँ पे दो स्टैक्स का यूज करने वाले, एक स्टैक 1 और एक स्टैक 2। तो देखिए ये एक स्टैक मैंने बनाई और ये मेरी दूसरी स्टैक है। तो स्टार्ट कहां से करते हो आप, रूट नोड से। रूट नोड के पास जाओ, उसको स्टैक 1 के अंदर पुश करो। मैंने इसको अंदर पुश कर दिया। जैसे ही पुश किया, अब मैं इसको पॉप करूंगा और दूसरे स्टैक में डालूंगा, और पॉप करते के साथ इंस्टेंटली आपको लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्टैक 1 के अंदर डालना है। तो 8 और 12 को मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया। अब स्टैक में डालने के बाद मैं अब इसको पॉप करूंगा 12 को और इसके अंदर डालूंगा। और मैंने देखिए अभी ये पॉप किया ना, जैसे ही जिसको भी आप पॉप करते हो लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स को अंदर डालना है। तो 12 को पॉप किया तो 11 और 13 को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब जैसे ही मैंने 11 और 13 को डाला, इसके तो और कोई चाइल्ड नोड्स है नहीं, तो अब मुझे फिर से इसको पॉप करना पड़ेगा और मैं यहाँ उसको डालूंगा। फिर 11 है तो 11 को भी मुझे पॉप करना पड़ेगा और यहाँ डालना पड़ेगा। एंड देन एट लास्ट मुझे 8 को भी पॉप करना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही उसको आप पॉप करोगे, चेक करो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स है क्या, हाँ है, तो आप इसको यहाँ पर अब लिख सकते हो 7 और 9। तो अब 7 और 9 मैंने लिख दिया। अब मैं इसको भी पॉप करूंगा 9 को यहाँ से और यहाँ पर डालूंगा, और फिर मैं 7 को भी पॉप कर दूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने एक स्टैक यहाँ पर बना दिए। अब ये स्टैक बनने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको आप डिस्प्ले कर दोगे। कैसे डिस्प्ले करोगे, इसके सारे एलिमेंट्स को पॉप करके। तो
7 को पॉप करो, डिस्प्ले पे डालो, फिर 9 पॉप होगा, यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 8 पॉप होगा, उसके बाद 11 पॉप होगा। इस तरीके से चलते चलते आप सारे 1 बाय 1 पॉप कर दोगे और आपको मिल जाएगा आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, तो इस तरीके से सही आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मिल गया बाय यूजिंग द नॉन रिकर्सिव अप्रोच, बाय यूजिंग द स्टैक्स। ओके, अभी इसका हम C++ फंक्शन भी देख लेते हैं तो आपको और आइडिया आ जाएगी इसके बारे में। तो 2 स्टैक्स है ना इसके अंदर इंप्लीमेंट करने के, तो थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। वॉइड पोस्ट ऑर्डर नोड, देखिए अगर रूट इक्वल है नल पॉइंटर के तो आपको रिटर्न कर देना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बाइनरी ट्री जो है वो एम्प्टी है तो आप डायरेक्टली रिटर्न करोगे। एंड इसके बाद स्टैक, 2 स्टैक्स यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप उनको ऐसा नाम दे देना, एक S1 एंड द अदर वन इज S2। फिर S1 डॉट पुश, क्या पुश करते हो आप स्टैक में? सबसे पहले रूट को, तो वही आपको लिख देना है, रूट को आपको पुश करना है। फिर इसके बाद वाइल, जब आपकी स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है बताने के लिए यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार देना, वाइल S1 इज नॉट एम्प्टी, तो करंट नोड जो है, नोड करंट, उसका आप एलिमेंट रिट्रीव करते हो और उसको फिर पॉप कर देते हो। S1 डॉट टॉप मतलब उसका एलिमेंट रिट्रीव करना, मतलब जैसा मैं 10 को पुश किया था, रूट को पुश किया, फिर उसको मैं रिट्रीव कर रहा हूं। सब में पहले 10 को मैंने रिट्रीव किया टॉप फंक्शन यूज करके और फिर उसको पॉप किया। अब मैंने रिट्रीव किया है इसलिए मैं उसको डिस्प्ले भी कर सकता हूं बाद में, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। डिस्प्ले कैसे आप करते हो? सी आउट, करंट के अंदर आपने ये रिट्रीव किया था, करंट का डेटा। ओके, इस तरीके से आपने ये कर दिया। एंड देन ओके 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 ओके, देखिए वही मैंने जो लिखा था, ये मैंने क्यों लिखा था अभी, क्योंकि हमको डिस्प्ले करना था। इसमें हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, इसमें हम स्टैक के अंदर डाल रहे हैं ना, दूसरे स्टैक के अंदर। तो जो अभी आपने रिट्रीव किया हुआ डेटा है ना, वो आप S2 के अंदर पुश करोगे। तो यहां आपको लिखना है S2 डॉट पुश करंट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए ये जो 10 है इसको मैंने रिट्रीव किया और फिर रिट्रीव करने के बाद यहां से पॉप करके दूसरे स्टैक में मैं उसको पुश कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने पुश किया उसको by using this command S2 dot push current। ओके, फिर इसके बाद अगर वही जो हमने पिछले कोड में लिखा था, इफ करंट का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आप क्या करोगे? S1 डॉट पुश करंट लेफ्ट, और इफ, बस हमने उल्टा लिखा था, पहले राइट लिखा था और बाद में लेफ्ट लिखा था प्री ऑर्डर के अंदर। अभी इसके अंदर हम पहले लेफ्ट बाद में राइट लिख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर में। S1 डॉट पुश करंट राइट। ओके, इसके बाद एक लाइन और आपको ऐड करनी है, वाइल। ये क्यों ऐड करनी है एक लाइन? क्योंकि अब सेकंड स्टैक में से भी सारे एलिमेंट्स रिट्रीव करके प्रिंट करना है ना, तो वो सी आउट वाली जो लाइन मैंने यहाँ लिख दी थी वो एक्चुअली यहाँ लिखनी चाहिए थी, वाइल S2 इज नॉट एम्प्टी। तो उस केस में जो है ना, जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ, फिर इसको while S2 is not empty, C out। जब तक S2 आपका एम्प्टी नहीं हो जाता सारे एलिमेंट्स रिट्रीव करो और उनको प्रिंट करते जाओ। ओके, तो ये 2 स्टैक्स का यूज करके इस तरीके से आप C++ फंक्शन लिखोगे इसका। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बस थ्योरी इसकी देख लो। ये एक टेक्निक है जिसमें आप ट्रीज या ग्राफ्स को ट्रैवर्स करते हो, इसके अंदर बैक ट्रैकिंग का यूज किया जाता है। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? वापस पीछे आना। क्योंकि देखिए स्टैक के अंदर हम जब पुश कर रहे हैं एलिमेंट्स को, बाद में पॉप करते हो आप, तो पॉप करने के बाद वापस जहां से आए थे वहां वापस जाते हो ना। मतलब देखिए 4 और 5 को जैसा मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया,
और फिर मैंने जब उनको पॉप किया तो वापस आपका करंट 1 के पास चला जाता है। तो बैक ट्रैकिंग का इसमें यूज होता है, ये चीज याद रखिए। ये ट्रैवर्सल में आप डीपेस्ट नोड को पहले विजिट करते हो और फिर बैक ट्रैक करते हो उसके पेरेंट नोड के पास, जो हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, तो अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर, हाँ देखिए एल्गोरिदम वही है, सेम टू सेम वही एल्गोरिदम है डेप्थ फर्स्ट सर्च का। नोड प्रोसेस करो, मतलब रूट नोड, सबसे पहले यू विल इनिशियलाइज एन एम्प्टी स्टैक एंड यू विल पुश द रूट नोड। जैसा वो स्टैक के अंदर 10 थी हमारी रूट नोड, तो हम उसको 10 को पुश कर रहे थे। पुश करने के बाद आप उसको पॉप कर रहे थे और पॉप करने के इंस्टेंटली बाद आप उसको डिस्प्ले के अंदर डाल देते हो। तो वही करना है, पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक, प्रोसेस द नोड मतलब डिस्प्ले द नोड, एंड देन पुश इट्स राइट चाइल्ड इफ देयर इज एनी। तो यहाँ मान लो इसका कोई राइट चाइल्ड है 12 और यहाँ इसका 5 है, तो मैं क्या करूंगा 12 को डालूंगा और उसके बाद 5 को डालूंगा, और फिर उसके बाद मैं 5 को पॉप करके 5 एंड देन 12 को पॉप करके 12। तो यही एल्गोरिदम में बोला गया है। कब तक रिपीट करोगे, जब तक सारे के सारे नोड्स विजिट नहीं कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च का ये दिया हुआ है, तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करिए डेप्थ फर्स्ट सर्च का, और इसका जो ट्रैवर्सल होगा ना बाय यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो मुझे बताइए स्टैक का यूज करके। तो अगर अभी भी आपको समझा नहीं तो क्या यूज करना है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। किसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, नॉन रिकर्सिव वाला, ये यूज करिए और इसको सॉल्व करके जो भी ट्रैवर्सल होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। C++ फंक्शन जो है इसका मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला है वही होता है इसका, एज इट इज सेम C++ फंक्शन है जो हमने पहले देखा। अब आते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च पे। तो इसका ट्रैवर्सल तो बहुत इजी है, मतलब देखकर ही आप इंस्टेंटली ट्रैवर्सल बता सकते हो इसका। आप इसको लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हो, सबसे पहले 10, फिर उसके बाद 8, और उसके बाद 12, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो देखिए ट्रैवर्स करना कितना आसान है इसमें। ये एक सर्चिंग टेक्निक है जहां पे सेम लेवल के नोड्स को आप डिस्प्ले करते हो। ये ट्रैवर्सल मेथड से मैं आप रूट नोड से चालू करते हो और तब तक प्रिंट करते जाते हो डेटा को लेवल बाय लेवल। हाँ बस इसमें एक चीज है, याद रखो कि इसमें हमको क्यू यूज करना है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप स्टैक यूज करते हो, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्यू यूज करते हो। तो अभी क्यू का यूज करके हम सॉल्व करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो एल्गोरिदम देख लो, एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज करो और रूट नोड को पुश करो। रूट नोड जो भी है वो हम पुश करेंगे, और व्हाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, नोड को डीक्यू कर देना फ्रॉम द फ्रंट। देखिए स्टैक को हम पॉप कर रहे थे, इसमें हम डीक्यू कर रहे हैं। अगर आप भूल चुके हो ना कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता हूं। स्टैक के अंदर कैसा होता है, स्टैक के अंदर आप एलिमेंट्स ऐसा भरते जाते हो, और जब पॉप करने की बारी आती है तो आप ऊपर से ही पॉप कर देते हो। क्यू के अंदर ऐसा नहीं होता, क्यू में ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो क्यू के अंदर अगर मेरे पास एलिमेंट्स है 4 6 7 8, तो जो भी मेरे नए नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना वो पीछे से ऐड होते हैं, जिसको आप बोलते हो एनक्यू। पीछे से सब मैं कुछ ऐड करता हूं, और जब डिलीट करने की बारी आती है ना तो डिलीट एलिमेंट सामने से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीक्यू। तो जब आप डिलीट करोगे तो एलिमेंट सामने से डिलीट होंगे। स्टैक के अंदर कैसा है, जो नया एलिमेंट आया था ना वही पॉप हो जाता है। इसमें वैसा नहीं होता, इसमें सबसे पहले का जो है ना वो डिलीट होता है। ठीक है, तो डीक्यू अ नोड फ्रॉम द फ्रंट, नोड को प्रोसेस करो मतलब डिस्प्ले में डाल दो, और उसके लेफ्ट चाइल्ड को एनक्यू करो और बाद में उसके राइट चाइल्ड को एनक्यू करो। कब तक रिपीट करोगे, जब तक नोड सारे के सारे विजिट नहीं कर लेते आप। तो चलिए ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, देखिए मुझे इसका आंसर तो पहले से पता है, आंसर पता करना कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में। बस लेवल बाय लेवल देखो, 10 4 12 3 8 11। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम बाद में आंसर चेक कर सकते हैं ना सही आया या नहीं। 6 9 5 7। ठीक है, तो ट्रैवर्सल तो हमको पता है, अब हम उसको यूज करते हैं क्यू को। तो देखिए आंसर तो मैंने पहले से ही लिख दिया है, अब आगे की स्टेप में आपको बताता हूँ। तो आपको क्यू बनाना है सबसे पहले। मैंने ये क्यू बना दी मेरी। अभी क्यू के अंदर मैं एलिमेंट्स डालते जाऊंगा। तो ये चीज याद रखिए कि एलिमेंट्स यहां से मेरे जाएंगे एन क्यू, और मेरे जो एलिमेंट्स मुझे निकालना है वो यहां से निकलते जाएंगे डी क्यू। और जिनको भी मैं डी क्यू कर रहा हूं ना उनको मैं डिस्प्ले यहाँ पे नीचे लिख देते जाता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट कहां से करोगे आप, रूट नोड से। तो 12 को एनक्यू कर दो सबसे पहले। तो मैंने आई एम सॉरी 10 है वो, 10 को एनक्यू कर दिया मैंने यहाँ पर। जैसे ही मैंने 10 को एनक्यू किया,
अब मुझे उसको डीक्यू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स को एनक्यू करना है। तो डीक्यू कहां से, यहां से वो डीक्यू हो जाएगा और जैसे ही आप उसको डीक्यू करते हो आपको आउटपुट के अंदर उसको डालना है। तो मैंने 10 को अभी डाल दिया। अभी देखिए इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स को आप एनक्यू करोगे, जिसको आप डीक्यू कर रहे हो, जिसको डिलीट करोगे उसके चिल्ड्रन को आपको इसके अंदर डाल देना है, ऐसा समझो। मैंने 10 डिलीट किया तो अभी मैं एनक्यू करूंगा, एनक्यू हो गया 4 और 4 के बाद इंस्टेंटली यहां से मुझे एनक्यू करना है 12। तो मैंने देखिए दो चीजों को यहां पर एनक्यू किया। अभी जैसे ही आप एनक्यू करते हो डीक्यू करना है आपको। क्यों डीक्यू करना है, क्योंकि आगे के भी चाइल्ड नोड्स को डालना है ना अंदर। तो देखिए अब मैं यहां से 4 को डीक्यू कर रहा हूं और यहाँ पे आउटपुट में डाल रहा हूँ। 4 को डीक्यू करने के बाद 12 है यहाँ पे। तो देखिए 12 है, 4 को डीक्यू किया मैंने, इसको मैंने डिलीट किया। जैसे ही आप डीक्यू करोगे उसके चाइल्ड नोड्स को आपको जगह देना है क्यू में। तो मैं यहाँ पे 3 डालूंगा और उसके बाद 8 डालूंगा। 3 8 आ गया। अब मेरा क्या काम है, इसको डीक्यू करना। मैंने अब 12 को डीक्यू कर दिया, जिसको मैं डीक्यू करूंगा आउटपुट में डालूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर 3 8 है, मैंने इसको डीक्यू किया, जिसको आपने डीक्यू किया उसके चाइल्ड नोड्स को डालो क्यू के अंदर। इसका चाइल्ड नोड कौन सा है, 11 है बस, तो मैं 11 डालूंगा। राइट चाइल्ड है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इतनी क्यू जो है ना हमारी बन गई। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ओके देखिए 10 4 12 तक हो गया। अब 3 है मेरा, 3 मैं डीक्यू कर दूंगा। जैसे ही मैंने 3 को डीक्यू किया आउटपुट में डालना है। 3 को डीक्यू किया तो 3 के कोई चाइल्ड नोड्स है क्या, नहीं है, तो फिर हो गया आपका काम। फिर 8 को डीक्यू करना है। 8 को मैं डीक्यू करूंगा, आउटपुट में डालूंगा। देखो 8 के चाइल्ड नोड्स है क्या, हाँ है ना, तो उनको इनक्यू करो फिर 6 और 9। ओके 6 और 9 को मैंने यहाँ पर इनक्यू कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, 11 को डीक्यू करना है। जैसे ही मैं 11 को डीक्यू करूंगा वो यहाँ पर आ गया। 11 के कोई चाइल्ड नोड्स है क्या, नहीं है, तो कुछ जरूरत नहीं। फिर अब मुझे अगला डीक्यू करना पड़ेगा 6 के चाइल्ड नोड्स है क्या, हाँ 6 के चाइल्ड नोड्स है, तो उनको अब मुझे एनक्यू करना पड़ेगा। सो 5 एंड 7 वुड बी एनक्यूड हियर। अब 5 और 7 डाल दिया, 9 को डीक्यू करूंगा। 9 को मैंने यहाँ से डीक्यू किया और फिर 9 भी यहाँ पर आ गया। जैसे ही मैं डीक्यू करता हूं मुझे चेक करना है उनके चाइल्ड नोड्स है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, डायरेक्टली अगले एलिमेंट पे जाओ। 5 को मैं डीक्यू करूंगा, 5 के है क्या, नहीं है कुछ। फिर 7 को भी डीक्यू करूंगा बिकॉज इट डजंट हैव चाइल्ड नोड्स ईदर। 7 तो देखिए ये जो है ट्रावर्सल मिल गया। वहां से चेक कर लो आंसर सेम है क्या, आंसर सही है हमारा। तो क्यू के इंप्लीमेंटेशन से आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो। तो हर स्टेप पे क्यू बनाते जाओ। अभी तो मैंने यहाँ का ये डिलीट करके बताया आपको, बट आप हर स्टेप में बताना कि अभी क्यू के अंदर 3 है, फिर डिलीट किया तो अभी 8 है, 5 है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आंसर देखने को मिलेगा वहां पर। ओके तो हो गया ब्रेड फर्स्ट सर्च, इतना ही था। अब इसका C++ फंक्शन देख लेते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द फंक्शन void BFS, इसका नाम देते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च। जैसा पहले कर रहे थे वही करना है। नोट इफ रूट इक्वल्स नल पॉइंटर, तो वो केस में आप रिटर्न कर दोगे बस। एंड यहाँ पे हमको क्यू यूज करना है ना। सो क्यू, और मेरे क्यू का जो नाम है वो है बस क्यू। क्या करोगे आप, सबसे पहले रूट को पुश करोगे क्यू के अंदर। वहीं से स्टार्ट किया था ना हमने, सबसे पहले रूट को क्यू के अंदर पुश किया था। while q is not empty, while q is not empty, जब तक आपकी q empty नहीं हो जाती तो आप क्या करोगे, जो आपका करंट नोड है q डॉट फ्रंट, इसके अंदर फ्रंट होता है। स्टैक के अंदर पॉप था ना, इसके अंदर आई एम सॉरी स्टैक के अंदर टॉप था, इसके अंदर फ्रंट होता है, क्योंकि हमको फ्रंट एलिमेंट रिट्रीव करना है और फिर उसको डिलीट करना है। एंड देन q डॉट पॉप। तो ये q डॉट पॉप से क्या होता है, q का फर्स्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाता है और q डॉट फ्रंट से वो आप रिट्रीव कर पाते हो। और जो आपने रिट्रीव किया बस उसको शो कर देना, सी आउट करंट डेट। ओके इस तरीके से। एंड इफ करंट
सॉरी, पहले लेफ्ट और फिर राइट करना है इसमें। क्यू डॉट पुश, सारे कोड सिमिलर है इसके अंदर, तो ये काफी इजी है। स्टैक के अंदर भी ऑलमोस्ट वही था और इसके अंदर भी वही। लेफ्ट पहले कर रहा हूं, फिर बाद में राइट कर रहा हूं। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा काम। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल ट्री और बाइनरी ट्री पूरा कवर कर लिया। अभी आगे हम हफमन ट्री देखेंगे, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, और लास्ट में थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री स्टडी करके विल एंड द टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट।